हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज की इस क्लास में। ये क्लास आपकी प्रैक्टिस क्लास है और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम डेली 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके, ये क्लास आपके जो भी बच्चे पीसीएस या आरओ या आईएएस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन एग्ज़ाम्स के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। यकीन मानिए कि ये क्लास आपके लिए बहुत कामगार साबित होने वाली है, खासकर पीसीएस स्पेशल बोल रही हूँ मैं कि पीसीएस और आरओ वाले बच्चों के लिए। ठीक है, क्लास को लास्ट तक देखेंगे और क्लास का फीडबैक भी देंगे। और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे। जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी पीडीएफ के लिए नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। बिल्कुल, देखो, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर भरोसा करो भाई, क्योंकि जो किस्मत की बातें होती हैं, किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है और किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो जो मेहनत करने वाले छोड़ जाएंगे, सिर्फ इतनी ही चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। तो भाई मेहनत पे भरोसा करो, क्योंकि देखो आपको पता है कि जो कहते हैं ना कि जब लोग बदल सकते हैं तो मेहनत क्या चीज़ है, किस्मत क्या चीज़ है। मतलब अगर आपको किस्मत भी देखनी है ना तो खुद पे भरोसा रखो। दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, अपने बदल सकते हैं, तो किस्मत नहीं बदल सकती, किस्मत भी बदल सकती है, अपने पे भरोसा रखना है। इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। सरिस्का टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सरिस्का टाइगर रिजर्व की अगर बात करी जाए तो ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में रणथंभौर की बात करें सरिस्का, ये कहाँ हो जाएंगे? ये हो जाएंगे राजस्थान में। बिहार की अगर बात करूँ तो बिहार में कौन सा हो जाएगा? वाल्मीकि। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा, वाल्मीकि। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे ये वाल्मीकि नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी हो जाएगा। ठीक है, लखीमपुर खीरी की बात करें तो यूपी में हो जाएगा। और मध्य प्रदेश की बात करें तो कान्हा, पन्ना और पेंच, ये कहाँ पर हो जाएंगे? मध्य प्रदेश में। जैसे मैं बात करूँ कान्हा है, पन्ना है या पेंच की बात करें, ये भी। ठीक है, फिलहाल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। तो सरिस्का की बात करें राजस्थान में है और अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर हो जाएगा। और राजस्थान के अलवर जिले का एक हिस्सा इस सरिस्का में आता है। अगर बात करें वन्यजीव अभ्यारण्य कब बना था? 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य बना। और 1987 की 78 की बात करें तो 1978 में से बाघ अभ्यारण्य भी घोषित करा गया। वहाँ पे बाघ भी हैं और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए 1978 में बाघ अभ्यारण्य भी घोषित करा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला है सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिरहोर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो बिरहोर भाई कहाँ पाए जाते हैं? अगर बिरहोर की बात करें तो ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं या फिर नागालैंड में, तमिलनाडु में, झारखंड में। बिरहोर कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं झारखंड में। कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं झारखंड में, ऑप्शन डी। जो बिरहोर लोगों की बात करें तो पहली बात, जो बिरहोर हैं, बिरहोर लोग एक अर्ध खानाबदोश जनजाति है। कैसी है ये? खानाबदोश जनजाति है जो काफ़ी हद तक वनों पर निर्भर है और जितने भी इनके मतलब या फिर आर्थिक और सामाजिक रूप से जो हैं ये हाशिए पर होते हैं, यानी कि टोटली जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो वनों से मिली हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। बिरहोर मुख्य रूप से झारखंड में और बिहार में, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछेगा तो झारखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बिरहोर जनजाति पाई जाती है, जो बिरहोर समुदाय है। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कब शुरू हुआ? तो बाल विवाह मुक्त यानी कि जो चाइल्ड मैरिज फ्री क्या बोलते हैं इंडिया, इस कैंपेन की बात करें तो ये कब शुरू हुआ था? 1921 में, 2021, 2022, 2023, 2024। तो ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था आपका 2024 की बात करें तो ये हाल फिलहाल की बात है और इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की बात हो रही है। 2024 में शुरू होता है। देखिए, इसको शुरू किसने करा था? बाल विकास मंत्रालय, यानी कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मिलकर के इसको शुरू किया था, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को। और भारत में बाल विवाह को खत्म करने के उद्देश्य से इसको जो है राष्ट्रीय अभियान के रूप में चलाया गया। मतलब स्पेशल किसी स्टेट की पॉलिसी नहीं है, सभी स्टेट के लिए केंद्र सरकार की पॉलिसी है। दूसरी बात, ये अभियान लैंगिक समानता के प्रति और भारत की जो प्रतिबद्धता है इसको
1947 तक विकसित करने के लिए जो है ये विकसित राष्ट्र के व्यापक दृष्टिकोण के रूप में इसको स्टार्ट किया गया। सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में हो जाएगा? सुल्तानपुर ये उत्तराखंड में हो जाएगा। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क हो जाएगा। राजाजी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, या फिर कह सकते हैं क्या बोलते हैं नंदा देवी है, तो नंदा देवी भी हो जाएगा। फूलों की घाटी भी यहीं पर हो जाएगी, और रामगंगा नेशनल पार्क भी यहीं पर हो जाएगा। रामगंगा नेशनल पार्क यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आप देखेंगे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाएगा आपका हरियाणा में हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में मैंने बताया था अभी लखीमपुर खीरी हो जाएगा, और राजस्थान में रणथंभौर है। ये सारे के सारे, सरिस्का भी मैंने बताया था कि राजस्थान में सरिस्का भी हो जाएगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हरियाणा में। देखो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएगा? ये हरियाणा का जो गुड़गांव वाला क्षेत्र है, गुड़गांव वाले ज़िले में हो जाएगा। और ये पार्क की जो दूरी है लगभग दिल्ली के लगभग यानी कि 50 किलोमीटर, यानी कि लगभग दिल्ली से एनसीआर वाले क्षेत्र के आसपास वाले एरिया में ये जो है आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान लगता है। और दूसरी बात ये कि पक्षी प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। मतलब अगर आपसे पूछे कि पक्षी प्रेमियों के लिए कौन सा स्थान है, या तो आप देखते हैं वनस्थली कर्मस्थली हो जाएगी, और एक हो जाएगा ये प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध हो जाएगा। और प्रवासी जो पक्षी होते हैं वो सितंबर में पार्क में आना शुरू हो जाते हैं और मार्च अप्रैल में यहाँ से चले जाते हैं, आरामगाह के रूप में उपयोग करते हैं और इसके बाद में चले जाते हैं। अगला सवाल नंबर 5 है कि वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वन्य जीव अधिनियम की बात करें तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हो जाएगा, प्रोटेक्ट यानी कि वर्ल्ड लाइफ एक्ट की बात करी जाए तो 1970 में, 1972, 1979, 1984। तो ये कब लागू होता है? ये लागू होता है आपका 1972 में, ठीक है। अच्छा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। और अगर मैं प्रोजेक्ट टाइगर की बात करूं तो टाइगर प्रोजेक्ट भी 1972 में ही आता है, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन बी। तो भाई ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, और ये जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके आवास जो हैं उनका प्रबंध करने के लिए, जंगली पशुओं को और पौधों को और उनसे बने उत्पाद जो हैं उनके व्यापार के विनियमन के लिए, ताकि व्यापार उनके हित में हो, मतलब उनको नुकसान करके व्यापार ना किया जाए, इसके लिए इनको कंट्रोल करने के लिए नियम बनाया गया था और उसी को वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 दिया गया, ठीक है। अगला है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में कई पीपल के जो पेड़ हैं सॉरी इन पीपल के पेड़ों की जो है कथित और देखेंगे अवैध कटाई की जांच के लिए जो है पैनल का गठन किया है। तो अगर इसकी बात करी जाए तो ये आंवला में किया गया है, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, या फिर ये सरिस्का में। ये है सिरसा, ठीक है, सिरसा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। फरीदाबाद कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद पड़ता है भाई आपका हरियाणा में, ये पड़ता है आपका फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है। और इसकी बात करें ना तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है फरीदाबाद हरियाणा में शुरू किया गया है, हरियाणा जिले में। जो पवित्र अंजीर मानी गई है, ये पीपल के जो पेड़ हैं इनकी जो अवैध कटाई के लिए जांच पैनल किया गया है। क्योंकि देखो पीपल के पेड़ आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो दिन की जगह बाकी सभी पेड़ दिन में क्या करते हैं, दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना, और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल वाली प्रोसेस नहीं होती है। लेकिन पीपल क्या है, पीपल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है, बाकी क्या करता है, पीपल ऑक्सीजन छोड़ता है ज़्यादातर, है ना, और ऑक्सीजन की मात्रा भी इसमें बहुत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ग्रहण कर लेता है। इसलिए हम इसको बड़ा कहते हैं कि पीसफुल या अपने लिए पूजा या वर्शिप ट्री बोल सकते हैं, है ना। तो वही ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण है जो हरियाणा ने फरीदाबाद में पशुपालन और डेयरी कार्यालय परिसर जो है इसमें कई पीपल के पेड़ों की कथित अवैध कटाई की जांच के लिए जो है एक पैनल बनाया है, क्योंकि वहाँ पे पीपल के बहुत सारे पेड़ काटे गए हैं। पहली बात तो हम देखो अपना पूजा या मैं कहूँ कि वर्शिप ट्री कहते हैं कि भैया हम इसको पूजते भी हैं, और रीज़न ये है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन क्रिएट करता है ना, बिल्कुल। इसी में से पीपल होता है, और पीपल में से ही पिलखन होता है, और पीपल में से पॉपुलर होता है, और ये तीनों ऑक्सीजन के बहुत बड़े स्रोत हैं, ठीक है। चलो सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है कि जल प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण
कंट्रोल के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है अधिनियम लेकर के आए थे। अब आप कहोगे मैडम आप अधिनियम बहुत ज़्यादा पढ़ाती हैं। मैं अधिनियम इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में अधिनियम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और एग्जाम में देखो अगर अधिनियम के 4 सवाल भी आते हैं तो मेरे लिए बड़ी वैल्यू वाली बात है, क्योंकि 4 सवाल पक्के कराना मेरी जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल। तो जल प्रदूषण या जल के पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक्ट आया था 1970 में, 1972, 1974, 1978। तो जल के प्रदूषण या जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए और इसको कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट आया था ये आया था 1974 में। कब आया था? 1974 में एक्ट आया था ये। ठीक है, देखो जल प्रदूषण जो है इसके निवारण के लिए, कंट्रोल के लिए अधिनियम 1974 में आया। और जल संसाधनों के सतत प्रबंधन यानी कि पर्यावरण के जिस तरीके से पर्यावरण को नुकसान ना हो और हम डेवलप भी कर लें उसको बोलते हैं सतत विकास। तो संसाधनों के सतत प्रबंधन को जो है सुनिश्चित करने के लिए लंबे समय से भारत के पर्यावरण कानून की आधारशिला रखी गई है। दूसरी बात यह है कि जो हालिया का संशोधन है हाल फिलहाल का, उसमें जो है हालिया के संशोधन का उद्देश्य ये है कि जो कमी है उनको दूर करना और नियामक ढांचे से जो है समकालीन आज की चीज़ों को देखते हुए, आवश्यकताओं को देखते हुए यहाँ पे आज के नियम को लागू करना। और तीसरी बात यह है कि भाई जो जल अधिनियम है इसमें वायु अधिनियम के अनुरूप संशोधन जरूरी है, क्योंकि दोनों कानूनों में लगभग समान प्रावधान रखते हैं। ठीक है, अगला है सवाल नंबर 8। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की स्थापना कब करी गई थी? 1956, 1965 में, 1967, 71, 75। अगर बात करें कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो है इसकी स्थापना कब करी गई है? इसकी स्थापना करी गई भी थी 1965, 1965 में इसकी स्थापना करी गई बीएसएफ की। देखो पहली बात तो इसको बोलते हैं कि सीमा सुरक्षा बल या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1965 में की गई और भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद, क्योंकि बीएसएफ क्या करता है, जो बॉर्डर है हमारे यानी कि जो इंडिया के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती हैं वहाँ पे जो जवान खड़े होते हैं वो बीएसएफ के जवान खड़े होते हैं। ठीक है, तो भाई जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, अगर उस टाइम की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के टाइम पे भाई इसकी स्थापना करी गई थी। और गृह मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय जो है इसके, या मैं कहूँ कि यह जो गृह मंत्रालय के प्रशासनिक कंट्रोल में आती है। अगर बात करें बीएसएफ पे भी किसका कंट्रोल होता है, तो बीएसएफ पे जो कंट्रोल होता है वो होता है गृह मंत्रालय का। ठीक है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की एक बल हो जाएगा उसमें से ये। और भाई ये जो है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, और ये जो है असम राइफल्स और भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है जिसको आईटीबीपी कहते हैं, है ना, और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको सीआईएसएफ कहते हैं, एक एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसको सीआरपीएफ कहते हैं, और एक है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी। और ये सबसे पावरफुल होती है एनएसजी। मान के चलो कि जो एनएसजी होती है ना, नेशनल क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वहाँ पे उतारे जाते हैं जैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में। आपने ब्लैक कमांडो देखे, जो ब्लैक कमांडो होते हैं ना वो एनएसजी के ही होते हैं। और सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी, तो ये सारे के सारे भारत के जो है केंद्रीय सशस्त्र बल हैं, यानी कि भारत सरकार की भैया सेना है भारत सरकार की। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9 है कि प्रसिद्ध बैगा आदिवासी कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं जोधैया बाई। तो भाई ये किस राज्य से संबंध रखती हैं? पहली बात तो बैगा आदिवासी हैं ये और कलाकार हैं, और इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है, और इनका नाम है यहाँ पे जोधैया बाई। उत्तर प्रदेश से संबंध रखती हैं, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से। इसका आंसर क्या होगा? देखो पहली बात तो बहुत ज़्यादा आदिवासी हमें उत्तर प्रदेश में नहीं मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, झारखंड के, हाँ झारखंड के भी एक रांची वाले एरिया में मिलते हैं, और मध्य प्रदेश में भी मिलते हैं। तो उत्तर प्रदेश तो इसको पहले ही कैंसिल आउट करो। अब इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो ये जो यहाँ पे जोधैया बाई है ना, ये जोधैया बाई भाई इनको पद्मश्री मिला है, और ये बैगा आदिवासी हैं, और ये मध्य प्रदेश की हैं। ठीक है, इनके बारे में यहाँ पे जानते हैं। पहली बात तो बैगा आदिवासी कलाकार है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं, और ये जो है यहाँ पे बाई मध्य प्रदेश की हैं रहने वाली, जो जोधैया बाई हैं। और ये मध्य प्रदेश के किस ज़िले की हैं? तो ये उमरिया ज़िले की हैं। मध्य प्रदेश के किस ज़िले की? उमरिया ज़िले की हो जाएंगी, है ना। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ पे एक सवाल जैसे बनेगा आपसे सवाल कि जो जोधैया बाई हैं ये मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले की, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? चलिए अगर इनको पद्मश्री की बात करी जाए कि भाई इनको पद्मश्री पुरस्कार कब मिला होगा, तो इनको ना जोधैया बाई को 2023 का, ध्यान इसलिए रखेंगे जो पद्मश्री पुरस्कार है ना
इनको 2023 का पद्मश्री अवार्ड मिला है, ठीक है, जोधैया बाई को। इसके लिए जो नागरिक पद्मश्री सम्मान है, इसके लिए इन्हें नवाजा गया था। और 2022 में ना राष्ट्रीय नारी शक्ति सम्मान पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 की बात करूँ ना, तो 2022 में इन्हें राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था। अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार, तो राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार इन्हें इस टाइम पर मिला था, ठीक है। चलिए, क्योंकि इन्होंने, आपको बताती हूँ मैं कि 60 साल की थी और तब से भाई इन्होंने जो है चित्रकारी में कदम रखा था। चलिए, इन्होंने जो है बैगा जनजाति कला में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खैर, अगला सवाल, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट अगला सवाल क्या है हमारा, देखते हैं यहाँ पे। अगला सवाल है हमारे यहाँ पे कि पंजाब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? 1950 में, 55 में, या फिर 1959 में, या फिर 1962 में? तो भाई यहाँ पे जो पंजाब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, अगर इसकी बात करें तो ये कब लागू हुआ था? ये होता है आपका 1959 में। कब हुआ था? ये हुआ था 1959 में। और काम क्या था भाई, जो जंगली पक्षी हैं, जंगली जंतु हैं, जंगली जानवर हैं, या इनको जो है इन पर लागू होता है, चाहे वो जंगली अवस्था में हो या बंदी अवस्था में हो, उनको फ्रीडम देना, इनके आवास को सुरक्षित करना और इनकी जनसंख्या को और बढ़ाना, नहीं कि गिराना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आता है, ये तो पंजाब का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है। अगर आपसे बात करें कि जो वन्यजीव, अगर इस संरक्षण अधिनियम की बात करूं तो ये कब आता है, ये अधिनियम कब आता है? अगर इसकी बात करें तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है ये लागू हुआ था 1972। अभी तो बताया था मैंने 1972 को, है ना। चलिए, और इसमें संशोधन कब हुआ है? अगर आपसे पूछे कि इसमें संशोधन कब हुआ है, तो इसमें 2003 में संशोधन हुआ है, ठीक है। चलिए भाई, आगे बात कर लेते हैं। तो ये आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 क्या है, चलिए देखते हैं। कहता है, मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपने हीरे के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई हीरे के लिए फेमस एरिया पूछ रहा है मध्य प्रदेश का। ये जो है आपका बरवाना जिला है, बरवान है, दमोह है, पन्ना है, या फिर मुरैना है। कौन सा हो जाएगा? देखो, अच्छा, हीरा कुछ पन्ने जैसा नहीं लगता? जैसे पन्ना है, हीरा है, बड़ा कीमती है हीरा, ऐसी पन्ना भी तो कीमती होता है। बिल्कुल, तो कौन सा हो जाएगा? ये है पन्ना जिला। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगर मैं कहूँ ना कि पन्ने को क्या बोला जाता है, तो हीरे का अगर आपसे कभी शहर पूछे ना कि हीरे का शहर किसे कहते हैं, तो भाई हीरे का शहर भी जो है ये पन्ना ही है। हीरे का शहर भी पन्ने को ही कहते हैं। और भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है मध्य प्रदेश जहाँ पे हीरे का उत्पादन होता है, अगर आपसे पूछे ना, एकमात्र। और पन्ना जिले में हीरे की खानें, जो मझगावा क्षेत्र है, अगर बात कहूँ, ये जो पन्ना जिला है इसमें हीरे की खानें जो पाई जाती हैं ये मझगावा जिले में आती है, गांव में, ठीक है, मझगांव में। इसका नाम है मझगांव क्षेत्र। इस वाले क्षेत्र में हीरे की जो खानें हैं वो आती हैं, ठीक है। और इसमें ना NMDC कंपनी काम करती है। अगर बात करें तो ये है NMDC कंपनी, यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कंपनी है वो इसमें काम करती है, ठीक है। चलिए, तो आगे की चीज़ें देखते हैं, फिलहाल इतना ही देखते हैं। अगला सवाल, पन्ना टाइगर रिजर्व भी तो यहीं पर है। ये वाला एरिया पन्ना टाइगर रिजर्व नहीं है मध्य प्रदेश में, जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, बिल्कुल, है ना। चलिए, तो भैया मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में हीरे के लिए बड़ा भंडार क्षेत्र देखे जाते हैं। मध्य प्रदेश में पूर्वोत्तर भाग में विंध्याचल की जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर ये हीरा भैया पाया जाता है। अगला सवाल नंबर 12, भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? कृष्णा नदी, गोदावरी, महानदी, कावेरी, कौन सी नदी हो जाएगी अगर बात करी जाए? चलिए देखो, सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सेकंड नंबर पर जो आती है, सेकंड नंबर पर ये आती है कृष्णा नदी। कौन सी आती है? ये आती है आपकी कृष्णा नदी आती है, ठीक है। और ये पूर्व की तरफ बहने वाली है, ठीक है, पूर्व की तरफ जो है बहने वाली नदियों में से एक है। और ये आप महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जिले में देखेंगे। कहाँ कहाँ? ये महाराष्ट्र, और आप देखेंगे इसके बाद में जाती है कर्नाटक में, और कर्नाटक के बाद में जाती है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, यहाँ पर बहती है।
और अगर बात करें कि जो है ये कहाँ से निकलती है, महालेश्वर जो है इनकी पहाड़ियों से कहाँ निकलती है, जो महालेश्वर है, महाबलेश्वर है, इस महाबलेश्वर की पहाड़ियों से ये नदी उद्गम होता है, कृष्ण नदी। अच्छा, नागार्जुन बांध कहाँ पर होगा, अगर नागार्जुन सागर की बात करें तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर होगा। इस पे आप देखें अलमाटी भी होगा, अलमाटी बांध भी ना इसी पर बना हुआ होगा, ठीक है। अगर आपसे बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें। तो ये इस गोदावरी, अगर कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी नदी के बाद दूसरी आती है, पहले नंबर पे गोदावरी आती है, दूसरे पे कृष्णा है। और जो महाराष्ट्र है इसके महाबलेश्वर से जो है सतारा जिले से लगभग ये निकलती है, ठीक है। और ये नदी 4 राज्यों, मैंने कहा महाराष्ट्र से, और इसके बाद में कर्नाटक से यहाँ से होकर के गुजरती है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक जाती है, बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और दाहिने किनारे पर इसमें जो है घाट प्रवाह है और माल प्रवाह है, तुंगभद्रा, ये नदियाँ मिल जाती हैं। बाईं तरफ से यहाँ पे भीमा, मूसी और मुनेरू, ये नदियाँ मिल जाती हैं इस नदियाँ में, ठीक है। चलिए अगला सवाल नंबर 13 है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि जोजिला दर्रा लद्दाख के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हो जाएगा, जास्कर में, द्रास में, शाम में या कारगिल में। तो ये कहाँ हो जाएगा, देखो जोजिला दर्रा की बात करूँ तो भाई ये आ जाएगा आपका कारगिल जिले में। किस में आएगा, कारगिल, अच्छा ऑप्शन डी में है। तो जोजिला दर्रा आता है आपका कारगिल जिले में हो जाएगा। और हिमालय का, मैं कहूँ कि हिमालय का एक ऊंचे दर्रे में जो पर्वतीय दर्रा है, तो ये दर्रा हो जाएगा सबसे ऊंचा। अच्छा, ये जो कारगिल है अगर इसकी बात करें तो ये सबसे ऊंचा दर्रा है, और ये किसको जोड़ता है, तो जो श्रीनगर है ना, अगर बात करें ये जो श्रीनगर है, जो कारगिल दर्रा, यहाँ पे जो जोजिला दर्रा है कारगिल में है, इसको श्रीनगर को किसके साथ जोड़ने का काम करता है, श्रीनगर को लेह के साथ जोड़ता है। किसके साथ, श्रीनगर को लेह के साथ जोड़ता है। और केंद्र शासित प्रदेश जो है ना लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इन दोनों के बीच में, यानी कि ये तो आ गया जम्मू कश्मीर में, ये तो आ गया जम्मू कश्मीर में, और ये आ गया भाई आपका लद्दाख में। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों 2019 में यूटी बन चुकी हैं, यूनियन टेरिटरी। इन दोनों को कनेक्ट करने का काम जोजिला दर्रा करता है, ठीक है। चलो अगर अच्छा एक बात, इसकी कई बार ऊंचाई पूछ ली जाती है, अगर आपसे कई बार इसकी ऊंचाई पूछ ले तो कितनी मीटर है इसकी ऊंचाई, जोजिला की बात कर रही हूँ, इस जोजिला दर्रा की अगर इसकी ऊंचाई पूछ लेगा तो 3528 मीटर। पीसीएस में ऐसा ही सवाल आया था सॉरी, ये तो नहीं आया था कि कितनी ऊंचाई है, लेकिन हाँ एक सीरियल में लगाने के लिए जरूर आया था कि इनमें से कौन सा दर्रा सबसे ऊंचा है कौन सा नहीं। ये तो मीटर में, अगर फुट में पूछ रहे वो तो क्या होगा, 11,575 फुट है, ये फुट में है, ठीक है, अगर आपसे कई बार पूछे तो। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सबसे खतरनाक दर्रों में से गिना जाता है दर्रा जोजिला, लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है, और ये लेह को श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है। चलिए, ये सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी होती है, इसके कारण ये बंद रहता है, जिससे लद्दाख क्षेत्र कश्मीर से कट जाता है। 2018 में जोजिला सुरंग परियोजना शुरू की गई थी, और ये सुरंग जो है एशिया की सबसे लंबी सुरंग हो जाएगी, और रणनीतिक यानी कि जो आपका द्विदिशात्मक सुरंग है, ये है जो श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच में मौसम में संपर्क प्रदान करती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारे यहाँ पे, सवाल नंबर 14। हाँ, सवाल नंबर 14 देखते हैं। चलिए क्या कहना चाह रहा है सवाल नंबर, अगर 14 की बात करें तो क्या कहता है, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1960 में, 1966 में, 1971 में, 1979 में। चलिए अगर इसकी बात करें बीआरओ की तो 7 मई 1960 की बात करूँ ना, तो 7 मई 1960 को इसकी स्थापना करी गई थी। किसने करी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने करी थी, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, इनके द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। हाँ, और अगर कई बार ना आपसे इसकी टैगलाइन पूछता है, कई बार पूछता है कि भाई इसकी टैगलाइन क्या होगी, इसकी टैगलाइन आपसे आज भी आती है। और इसकी टैगलाइन की बात करें तो हमारे महान पर्वतों की खामोशी में काम बोलता है, ये इसकी टैगलाइन है, ठीक है। हमारे महान पर्वतों की, कई बार मिलती नहीं है ये, खामोशी में, हमारे महान पर्वतों की खामोशी में काम बोलता है, ठीक है, ये इसकी टैगलाइन है।
फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सीमा सड़क संगठन जो है BRO, इसकी स्थापना 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। उत्तरी और पूर्वी सीमा क्षेत्रों को जोड़ने के लिए नेटवर्क के लिए की गई थी, और ये रक्षा मंत्रालय प्रशासनिक कंट्रोल में है। इस पे काम कौन कर रहा है? रक्षा मंत्रालय का काम है, और इसके निर्माण में जो है विकास कार्यों में से ये आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 15। निम्नलिखित में से किस वर्ष कश्मीर केसर को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग दिया गया था? 2010 में, 2017 में, 2020 में, या 2020 दो बार आ गया। चलो एक काम करो, इसका आंसर क्या आने वाला है आपका, शायद डी वाला काट दो, इसको 2021 कर लो, डी वाले को 2021 कर लो, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी। ठीक है, तो कश्मीर को GI टैग कब दिया गया था? तो कश्मीर को जो है GI टैग भाई 2020 में दिया गया है। ठीक है, अच्छा एक बात हो रहा है, GI टैग की बात करें तो इसके लिए कश्मीर के केसर को और कश्मीर की पश्मीना की बात करें तो जो पश्मीना ऊन है यहाँ की, इसको भी GI टैग मिला है। और जो यहाँ की कनी शॉल है ना, कनी शॉल, एक कनी शॉल है, इसको भी GI टैग मिला है। और कश्मीर की जो सोजानी सिल्क है, इसको भी GI टैग है, सोजानी सिल्क। अगर इसकी बात करें सोजानी सिल्क, इसको भी GI टैग मिला है। और एक है यहाँ पे पेपर माची, अगर इसकी बात करें तो पेपर माची भी है इसमें शामिल है। और एक कई बार खतमंद पूछता है आपसे कि ये किसका होगा, है ना, तो अगर खत बंद की बात करें तो ये भी इसका होगा। और इसका बासमती, कश्मीर का जो अखरोट की लकड़ी की नक्काशी है, इस पर भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कश्मीर है ना, इस कश्मीर की जो अखरोट की लकड़ी है, इस अखरोट की लकड़ी, ये काट दो। ठीक है, अखरोट की लकड़ी जो है, इस पर जो नक्काशी है ना, इस पे भी से GI टैग मिला है। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा GI टैग होता क्या है? इसको जोग्राफिकल यहाँ पे जो इंडिकेशन है ये बोलते हैं। ये उत्पादन पर जो इस्तेमाल किए जाने वाला संकेत होता है ना, जो किसी विशिष्ट भौगोलिक पहचान के लिए दिया जाता है ना, ये होता है। और इसे GI टैग की बात करें तो इसे देता कौन है? इसको देता है विश्व व्यापार संगठन। अगर आपसे पूछना इसको देता कौन है, देता कौन है, तो इसको जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, तो इसको विश्व व्यापार संगठन देता है। इसकी शुरुआत इसने करी थी। ठीक है, बिल्कुल। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी अगर बात करें, स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1999 में शुरू हुआ था, अधिनियम बना था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने दी हुई हैं, अच्छे से आप बढ़िया से मेंशन करिए, सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 16। केसर पर राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ है? 2002 में, 2005 में, 2008 में, 2010 में। कब हुआ है अगर केसर पर राष्ट्रीय मिशन की बात करें तो ये 2010 और 11 में जो केसर पर राष्ट्रीय मिशन था, ये शुरू हुआ था आपका 2010-11 में। आंसर हो जाएगा 10-11। ठीक है, इसके टाइम पर शुरू हुआ था। और ये केवल जम्मू और कश्मीर का जो केसर है, इसकी खेती के लिए लागू होता है, और इसीलिए इसको 2020 में इसको पुनर्जीवित करने के लिए GI टैग दिया था। केसर पर जो राष्ट्रीय मिशन शुरू करा था, इसके लिए आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल क्या होगा? यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, मेंशन है, आप आराम से देख लेंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 17 क्या कहना चाह रहा है? बिल्कुल, हसदेव नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? हसदेव, महानदी की, गोदावरी की, इंद्रावती की। अच्छा दो जगह इंद्रावती है, ओफो भाई टाइपिंग वाला मिस्टेक, चलो कोई बात नहीं, दोनों ही गलत है। आंसर तो खैर इसका महानदी होने वाला है। अगर हसदेव नदी की बात करूँ ना, तो जो हसदेव नदी है ये छत्तीसगढ़ से लगभग बहती है, और ये जो आप देखेंगे जो छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला है ना, कैमूर की पहाड़ी, यहाँ से निकलती है। अगर बात करें तो ये नदी कहाँ से निकलती है? कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, कैमूर पहाड़ी जो है, इन कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, और कैमूर की पहाड़ी यानी कि छत्तीसगढ़ से। ठीक है, हाँ छत्तीसगढ़ के कैमूर की पहाड़, कैमूर जिले से निकलती है, छत्तीसगढ़ से। और इसके बाद में आप देखेंगे कि ये जो है कहाँ मिल जाती है, किसकी सहायक हो जाएगी?
महानदी की सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बारे में अगर बात करें भी, हसदेव नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये जो है जो आपका जांजगीर चांपा है ना, इसमें जो है एक गांव है जिसका नाम है सिलादेही, इसके पास किसमें मिल जाती है, महानदी में मिल जाती है। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं आप जो ये है ना आपका जांजगीर चांपा जिला जो है सिलदेही बर्रा, ये जो है ना महानदी के पास ही है, यहीं पर मिल जाती है। और हसदेव लगभग 333 किलोमीटर लंबी है लगभग हसदेव नदी, और किनार थी पर में बसा हुआ है। चलिए ये सब आप आराम से पढ़ लेंगे। अगला सवाल नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखिए यहाँ पे कि परसा कोयला खदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित होगी। तो परसा कोयला खदान बिहार में होगी, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, कहाँ पर होगी ये परसा। तो परसा जो है आप यहाँ पे देखेंगे, अभी हाल फिलहाल की चीज़ें रही थी, लगभग 841 हेक्टेयर जंगल कटेगा इसके लिए, परसा के लिए। तो ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना जंगल काटने का जो जंगल है, इस खदान को खोदने के लिए जंगल काटने का आदेश दिया था। ठीक है, और लगभग कितना कितना 841 हेक्टेयर भूमि जो है, हेक्टेयर भूमि काटी जाएगी इसके लिए, है ना। तो अगर बात करें ना, तो ये जो है आप देखेंगे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़ में हो जाएगी। ठीक है, अच्छा सबसे ज़्यादा कोयले की खदानें किस राज्य में हो जाएगी, सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया जाएगा सबसे ज़्यादा वो कहाँ पाया जाएगा, अगर बात करें तो भाई अमेरिकी कोयले की बात करें सबसे ज़्यादा जो है तो भैया अमेरिका में। दूसरी अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा कोयले की खदानें कहाँ पाई जाएंगी, आप मुझे बताएंगे किस राज्य में होंगी। ठीक है, तो अगर बात करी जाए उड़ीसा, तो उड़ीसा में और झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला हमें देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। चलो यहाँ पे है परसा कोयला खदान छत्तीसगढ़ में है और सरगुजा क्षेत्र में स्थित हो जाएगी। और जो आपकी हदसो अंडर वन है इसके मध्य भाग में स्थित हो जाएगी, और खदान उच्च पैद विविधता वाले घने क्षेत्र में स्थित हो जाएगा। मैंने बताया था कि अभी एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको काटा जाएगा, 841 हेक्टेयर भूमि है इसी के लिए। अगला सवाल नंबर 19 है, चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हो जाएगा। बिहार में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में, कहाँ हो जाएगा। 56वां टाइगर रिजर्व की बात करें तो 56वां टाइगर रिजर्व क्या नाम है, गुरु घासीदास है ना। तिमोर पिंगल को क्या है, तो इसका नाम क्या होगा 56वां, ये है गुरु घासीदास। ठीक है, गुरु घासीदास है नाम इसका, गुरु घासीदास तिमोर पिंगल। ठीक है, तिमोर पिंगल की बात करें तो ये हो जाएगा तिमोर पिंगल। ठीक है, और ये 56वां नंबर का बाघ अभ्यारण्य हो जाएगा, होगा कहाँ पर, ये होगा आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, बाघों के लिए है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो 54वां टाइगर रिजर्व है 54 की बात करूँ तो ये तो 56वां हो गया। ठीक है, 54 कौन सा हो जाएगा, 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा, धौलपुर करौली। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा धौलपुर करौली की बात करूँ तो धौलपुर करौली हो जाएगा, बाघ अभ्यारण्य हो जाएगा ये आपका 54वां। ठीक है, अच्छा और इसके बाद में 53वां आपसे कई बार पूछा जाएगा, 53वां कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका गुरु घासीदास। 53वां मैंने क्या कौन सा पूछा है आपसे, 56वां जो था, 53वां तो गुरु घासीदास बना था ना, गुरु घासीदास 53वां 2023 में बना था 53वां टाइगर रिजर्व। राजस्थान का धौलपुर करौली जो है ये आपका 54वां बन जाता है ना। चलो हाँ आगे बात करते हैं, नहीं 56वां तो खैर यही होगा आपको, गुरु घासीदास ही होगा, तिमोर पिंगल बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बिल्कुल हाँ यही होगा, तिमोर गुरु घासीदास, ये 56वां है, सही है बिल्कुल। चलिए आगे बात कर लेते हैं, तो आप देखेंगे 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तिमोर पिंगल हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा ना। और नागार्जुन सागर श्रीशैलम असम मानस के बाद में भारत का तीसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम सवाल है सवाल नंबर 20, क्या कहना चाह रहा है देखते हैं यहाँ पे। कांगेर घाटी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया है, 1982, 1986, 1990 या फिर 1993। आंसर क्या हो जाएगा, कांगेर घाटी जो है 1982 की बात करूँ 1982 में इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।
और ये लगभग 200 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और जो हमारा आंध्र पर्णपाती वन है ना, अगर आपसे पूछते हैं इसका नेचर कैसा है, अगर इसके नेचर की बात करें तो ये आंध्र पर्णपाती वन में आता है। ठीक है, आंध्र पर्णपाती वन जो है वो इसके नेचर में शामिल होंगे। ठीक है, और इसमें साल के वृक्ष हैं, सागौन के हैं, साथ में बांस के पेड़ हैं, ये सब कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जलप्रपात है, कौन सा जलप्रपात है बताओगे आप, कौन सा हो जाएगा? आपसे तीरथगढ़ की बात करूँ ना, तो जो तीरथगढ़ जलप्रपात है, यहाँ पे तीरथगढ़ जलप्रपात इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये तीरथगढ़ जलप्रपात हो जाएगा। और इसमें आप देखेंगे और भी उद्यान देखेंगे, जो केंचधारा है, भैंसधारा है, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिलहाल आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। तीनों उल्लेखनीय यहाँ पे कुटुम्बसर है, कैलाश है, डंकर है, ये सब आप आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको दी हैं, टेलीग्राम पर आपको ये PDF मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू, ध्यान रखिए।